हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज कर दिया है 21-22 के टर्म 1 एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सैंपल पेपर है अकाउंटेंसी का बच्चे, ये आपके लिए एक पूरा का पूरा मार्गदर्शन है कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है और किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो जैसे कि इसमें मेंशन है कि ये 3 पार्ट्स में होगा और आपको 3 पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके 40 होंगे और 90 मिनट्स का यहाँ पर टाइम अलाउड होगा हमें। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पार्ट 1 सेक्शन ए को पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसमें आपको 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोला रहा है। यानी यहाँ पर अगर आपको 3 क्वेश्चंस नहीं आते तो आप उन्हें छोड़ सकते हो और आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश whereas in case of admission of partner it is shared by dash। तो यहां पर आपको बताना है कि जो रिवैल्यूएशन में गेन या फिर लॉस होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर किस में शेयर किया जाता है और एडमिशन के टाइम पर किस में शेयर किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से मालूम है जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, उन सभी के साथ वो गेन या लॉस शेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर नंबर 1 पर आने वाला है ऑल पार्टनर्स। तो अगर मैं इस ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर 1 में ऑल पार्टनर्स का एक ही ऑप्शन है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पर जो मेरा आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। और सेकंड पार्ट में अगर मैं देखूं तो एडमिशन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग उस गेन या लॉसेस को शेयर करते हैं जो पहले से हैं बेटा, यानी ओल्ड पार्टनर। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो बी है। आपके पास आई नो कि आपके पास आंसर्स हैं बेटा, लेकिन हमें इन आंसर्स के रीजंस को भी जानना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो बस वही आज हमारे इस सेशन का पर्पस है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहां पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है, Calculate the amount of second and final call when Abhijit Limited issued equity shares of ₹10 each at a premium of 40%, payable on application 3 allotment 5 on first call 2। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने भी करना शुरू कर चुके हैं बेटा, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का एक समरी बना करके दिखाऊं आपको, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं, हमें बोला गया है यहाँ पर 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिस पर हमें 4 रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज करना है, यानी 40%। 10 रुपीज़ का 4 रुपीज़ होता है बेटा, तो 4 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम चार्ज करना है। अब एप्लीकेशन पर आपको 3 रुपीज़ की बात की गई है, अलॉटमेंट पर आपको 5 रुपीज़ की बात की गई जिसको मैं बाद में लिखना चाहूँगा, फर्स्ट कॉल पर आपको 2 रुपीज़ की बात की गई है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उस पर आप कितना अमाउंट मांगेंगे बेटा, उस पर कितना अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए आपको एक अच्छे से बात पता होने की, यहाँ पर इस क्वेश्चन ने आपसे क्या जानने की कोशिश की है कि आपको ये बात पता है नहीं पता कि इस प्रीमियम को हमें कहाँ पर चार्ज करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रीमियम चार्ज हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहां पर उसको चार्ज करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के टाइम पर चार्ज होगा। इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट की कॉल है इसमें फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है और 4 रुपीज़ का बच्चे यहाँ पर हम लोग प्रीमियम चार्ज करने वाले हैं। अब इसके बेसिस पर देखूं तो ये मेरा तो हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और ये होगा बेटा मेरा फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब 3 + 1 4 और 2 6 रुपीज़ तो मेरे यहाँ तक अभी तक मैं फर्स्ट कॉल तो कर चुका हूँ। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बच गया 4 रुपीज़ का बेटा, वो मुझे यहाँ पर अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ड्यू करना होगा, मांगना होगा। तो बस यहाँ पर जो मेरा आंसर है बेटा वो 4 है, तो यहाँ पर भी जो मेरा ऑप्शन आ जाएगा वो बी आ जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की होने वाली बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अनीश लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। तो यहां पर हमें क्या बोला गया, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहां पर ये बोल रहा है कि हमने जो इनवाइट किया था, इनवाइटेड था जो हमारा, वो था 2000 शेयर्स के लिए, और हमारे पास जो अप्लाइड हुए बेटा, अप्लाइड हुए हैं वो 3000 शेयर्स की एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास अप्लाई किया गया है। अब इसके लिए हम इसमें क्या किया गया कि जो भी 2400 के एप्लीकेंट्स थे, इस 3000 के शेयर्स में जो 2400 के शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं, हम उनको ये सारे शेयर्स दे रहे हैं। यानी 2400 के एप्लीकेंट्स को 2000 शेयर्स प्रो राटा में दे दिए गए, तो बाकी के जो 600 बच गए बेटा, उनको हमने रिफंड कर दिया होगा। चलिए खैर, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने रिफंड कर दिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, यहां पर एक पर्सन है ध्रुव, इसको अगर हमने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, तो इस ध्रुव ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें ये पूछा है बेटा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपको अच्छे से मालूम है कि अगर आपको ये निकालना हो कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था प्रो राटा के केस में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखेंगे, अब हमें यहां पर एक रेशो बनाना होता है बेटा। हमें रेशो क्या बनाना है, 2400 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कितने अलॉट हुए, उनको 2000 अलॉट हुए। 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और 2000 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो इसका जो रेशो बन जाएगा बेटा, इसी को रेशो मान लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, अब आपको जो भी चीज निकालनी है, अब यहाँ पर आपको अप्लाइड निकालना है, तो यहाँ पर अप्लाइड कितना था 24, तो पहले अप्लाइड वाला अमाउंट लिख देंगे 2400 अपॉन अलॉटेड थे बेटा 2000 हमने अलॉट किए थे, इनटू जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इसको अलॉट किए गए थे 40। बस बच्चे, अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 48 शेयर्स। तो इसका मतलब ध्रुव ने 48 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी बेटा, और हमने उसको 40 शेयर्स ही अलॉट किए। तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, देखिए, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब। तो यहां पर क्या बोला गया, तो यहां पर देखते हैं जरा, इसको समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अम्बरीश लिमिटेड ने जो ऑफर किया था बेटा, जो इनवाइट की थी एप्लीकेशन, वो 2 लाख शेयर्स के लिए की थी। 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी थी, जिसमें जो रिस्पॉन्स आया वो 1,98,000 शेयर्स का ही रिस्पॉन्स आया। यानी जो सब्सक्राइब हुए बेटा वो 1,98,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ही सब्सक्रिप्शन हो पाया। चलिए, द अमाउंट वाज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। इफ द शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, What is the amount of money received on first call? तो इसका मतलब देखो, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर्स है बेटा, 3000 शेयर्स है। हमें बोला कि अगर 3000 शेयर्स वाले ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, डिफॉल्टेड का मतलब क्या हुआ कि उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब 3000 रुपीज पर मुझे फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं मिले। तो यहां पर जो मेरी फर्स्ट कॉल है, पहले मुझे वो निकालनी पड़ेगी कि वो बैलेंस अमाउंट कितना है फर्स्ट कॉल का। तो देखो यहां पर जो हमारे पास शेयर की वैल्यू की गिवन है वो 10 रुपीज की गिवन है बेटा, जिसमें एप्लीकेशन 3 रुपीज की है और अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, यानी 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो 3 रुपीज बच गया बेटा, वो 3 रुपीज बच गया।
तो इसका मतलब 3000 रुपीज पर 3 रुपीज मेरे पास नहीं आए, यानी 9000 रुपीज मेरे पास यहां पर नहीं आए बेटा, यानी 9000 रुपीज मेरे पास यहां पर नहीं आए। लेकिन आंसर ये नहीं है बेटा, आंसर ये नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितने पैसे नहीं आए, आपसे पूछा गया है कि आपके पास कितने पैसे रिसीव हुए हैं फर्स्ट कॉल पर। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितना हुआ था। तो टोटल 1,98,000 शेयर थे बेटा, जिस पर आपको 3 रुपीज मिलने थे। तो 1,98,000 पर 3 रुपीज अगर मिलते तो मेरे पास कितना अमाउंट आ जाता? तो मेरे पास आ जाता बेटा 5,94,000। अगर मुझे पूरे के पूरे 1,98,000 शेयर जो कि सब्सक्राइब हुए थे उन सबके पैसे मिल जाते, लेकिन यहाँ पर कितने अमाउंट हमें नहीं मिला, यहाँ पर हमें 9,000 रुपीज़ नहीं मिला बेटा। तो ये जो 9,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला, तो इसके बाद जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस हमारे को मिला वो कितना मिल गया बेटा? वो हमें मिल गया 5,85,000। 5,85,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर मिला होगा। तो यही हमारा यहाँ का आंसर है बेटा। तो फोर्थ का जो आंसर है वो बी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल के 9,000 रुपीज़ नहीं आए थे और 1,98,000 रुपीज़ पर 3 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास 5,94,000 रुपीज़ ड्यू हुए थे, जिसमें से 9,000 अगर मैं लेस कर दूँ जो नहीं मिला तो मुझे 5,85,000 रुपीज़ मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। What will be the correct sequence of events? अब आपको यहाँ पर इवेंट्स का सीक्वेंस बताना है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो ये एक बिल्कुल केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह क्वेश्चन हो गया बेटा। आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ पर लिखा है फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता है, डिफॉल्ट होता है किसी कॉल में, उसके बाद हम रीइश्यू करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं पहले। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा बेटा? देखो बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है। हमें सबसे पहले यहाँ पर इनमें से फॉर फीचर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फॉर फीचर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट हुआ। और जब मैं बात करता हूँ री इशू की, तो री इशू आफ्टर फॉर फीचर ही हो सकता है बेटा। री इशू तभी होगा जब हमने किसी के शेयर्स को फॉरफिट किया होगा, और अगर फॉरफिट हुए हैं शेयर्स तो एंड में री इशू करने के बाद जितना भी अमाउंट बच जाता है हमारे फॉरफिटेड अमाउंट का, हम उसे कैपिटल रिजर्व में करते हैं, यानी सबसे एंड में हम लोग ये काम करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला जो काम होगा वो डिफॉल्ट होगा ऑन कॉल्स, तभी इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर कॉल्स पर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ना तो फॉरफीचर की जरूरत है, ना री इशू की जरूरत है, और ना ही ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट जो एक्टिविटी होने वाली है, जो फर्स्ट इवेंट होने वाला है, वो डिफॉल्ट ऑन कॉल्स होने वाला है, और वो है नंबर 2। और अगर मैं यहां पर देखूं तो नंबर 2 में बी और सी दो आ रहे हैं बेटा। तो यहां पर बी और सी दो आ रहे हैं, तो अब हमें सेकंड ऑप्शन को भी ढूंढना पड़ेगा। जब एक बार डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं बेटा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है, और सेकंड स्टेप में हम लोग फॉरफिट करते हैं शेयर्स को। तो यहां पर 2 के बाद 1 जहां पर आ रहा होगा, 2 के बाद 1 बेटा यहां आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो सी होगा। मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस आपके नॉलेज के लिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फॉरफिट करने के बाद हमें तीसरे नंबर पर री इशू करना पड़ता है, और फोर्थ नंबर पर हम लोग जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट बच जाता है आफ्टर री इशू, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है बच्चे हमारा सीक्वेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया है बेटा। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:1। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स की बात करी गई है जिनका रेशो 5:1 है। अब यहाँ पर एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाया गया है जिसमें मशीन की वैल्यू बताई गई है 40,000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33.1/3%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet। ओहो, तो देखो बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इसमें। तो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारी जो मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में अभी दिखा रही है वो दिखा रही है 40,000 की। ठीक है, 40,000 रुपीज की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर मशीन में, जो कि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है कितने से, कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूड है वो मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि वो कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ ये जो अमाउंट है, ये जो गिवन अमाउंट है, ये
33 1/3% ज़्यादा है। ये अमाउंट 33 1/3% ज़्यादा है। कितने अमाउंट से ज़्यादा है वो मुझे अभी नहीं मालूम, ठीक है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ओवर वैल्यू ये हुआ 33 1/3%। इसका क्या मतलब होता है? इसको अगर मैं 1/3 बोलूँ तो गलत नहीं होगा बेटा। इसका मतलब 1/3 होता है बेटा, ये आपको अच्छे से मालूम है। अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप अपने मैथ्स के छोटे से फॉर्मूला क्यूआरडी के फॉर्मूला को यूज कर करके ये निकाल सकते हो, तो वहाँ पर 1/3 ही आएगा, राइट। तो आपको बहुत ही सिंपल सी बात याद में रखनी है कि जब भी 33 1/3% की बात करता है तो इसका मतलब वो 1/3% होता है, तो 1/3% होता है, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें ये बोला गया है कि ये जो अमाउंट है ये 1/3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 1/3 ज़्यादा है। तो लेकिन परसेंटेज में दे रखा है बेटा, 1/3% ज़्यादा है, 1/3% ज़्यादा है। तो जब हमें वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, इतने परसेंट से ये अमाउंट इंक्रीज है, तो यहाँ पर हमारे को एक फॉर्मूला लगाना होगा। जो फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा एक। इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी वैल्यू इंक्रीज करी, यानी इंक्रीज्ड वैल्यू जितनी भी होगी अपॉन में जितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, हमें उससे करना है। और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में है तो इसलिए इसको इंटू 100 कर देंगे, तो चलो अब ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, इंक्रीज इन परसेंटेज। अगर कभी डिक्रीज आता है तो यहाँ पर डिक्रीज्ड वैल्यू आ जाती है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो खैर अभी हम लोग इंक्रीज्ड वैल्यू को समझते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर भी ये परसेंटेज में है और यहाँ पर हमने 100% लगाया, तो हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज को अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे यहाँ पर 100 को लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर इंक्रीज इन परसेंटेज के बदले सिर्फ लिख दिया 1/3। तो अब मुझे यहाँ पर इस 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, अब मुझे जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा और समझना। जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जिन्होंने मैथ्स में थोड़ा बहुत सही सा कमांड किया हुआ है अपना, तो उनको तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जिनका नॉन मैथ्स कॉमर्स है, जिनको इस तरह से फिगर्स को देख करके डर लगता है, तो बेटा उनके लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखो, इंक्रीज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यू से इंक्रीज्ड है, तो वो तो मुझे अभी मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 40,000 रुपीज़ है, ये जो 40,000 रुपीज़ की वैल्यू है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एक्चुअल वैल्यू को, अगर मैं इसमें से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज थी, राइट। कितनी वैल्यू इंक्रीज थी वो मुझे पता चल जाएगा बस। तो इंक्रीज्ड वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारी 40,000 रुपीज़ की जो वैल्यू गिवन है उसमें से जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी उसको माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में फिर से एक्चुअल वैल्यू करना पड़ेगा, बस बेटा। तो अब यहाँ पर मुझे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से परसेंटेज हटा दिया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो हम लोग अपने मैथ्स के टर्म्स को लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 40,000 माइनस, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं मानी तो मैंने उसको x ले लिया, अपॉन में फिर से x, एक्चुअल वैल्यू x ले ली मैंने यहाँ पर। अब मुझे इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बस अब आपके पास सिंपल सा काम रह गया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इन x को यहाँ पर ले आएंगे, इन दोनों x को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? x अपॉन में 3, पहले आप इसको लेकर के आए तो x अपॉन में 3, और ये माइनस वाला जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस वाला जब वैल्यू यहाँ पर लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा अब 40,000, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 40,000। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 4x अपॉन में 3, 4x अपॉन में 3 आ जाएगी बेटा। अब जिस बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि ये 4
x/3 कैसे आया तो उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसका मैं अभी डिस्क्रिप्शन आपको, इसका अभी मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा ये कैसे आया। ये एलसीएम लेकर के आते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वल्स टू 40,000, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर ये वैल्यू लेकर के आनी थी, तो आपने यहाँ एलसीएम लिया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, बस अब तो आपके पास इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, 4 और 3 को मैं यहाँ पर ले गया, तो x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आ गया 40,000 इंटू 3 अपॉन में 4, खत्म हो गई बात बेटा। बस अब इसको यहाँ पर आप काट पीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों क्या वैल्यू आ गई 30,000। ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है बेटा, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है जो कि मैंने सिंपल से इंक्रीज इन परसेंटेज के फॉर्मूला से निकाल ली। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 30,000 रुपीज का आया। तो यहां देखते हैं बेटा, यहां देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि नई वैल्यू, जो सही वैल्यू है बैलेंस शीट में वो कितनी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर है बेटा 30,000 की, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी वो 30,000 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया डी। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी किया। अब जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट है, तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा बेटा इसको समझने में। देखिए हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था x/3 प्लस में x, यही गिवन था हमारे पास। तो अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो उसको 1 मानते हैं, ये आपको मालूम है। तो आपको इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 3 से ऊपर और 3 से नीचे, राइट, यही तो काम करना पड़ता है। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी इसके बाद, क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा इसके बाद वैल्यू आ जाएगी x/3 प्लस में, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x3 को, तो ये क्या बन जाएगा 3x अपॉन में 3। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा। अब यहां पर ये देखिए x 3x प्लस x इज 4x अपॉन में 3, खत्म। तो इस तरह से ये हमारा 4x अपॉन 3 यहाँ पर आता है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट था, आई होप आपको ये हेल्प करेगा समझने में। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स पर पहुंचना था बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू ए पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अगर कंपनी ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो जो सैलरी गिवन है उसका क्या करेंगे, पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब बच्चों को अच्छे से आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हमारी जो भी रिम्यूनरेशन होती है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पर लोन का तो कोई सवाल ही नहीं है बेटा, लोन का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सैलरी की बात हो रही थी तो ये तो नहीं हो सकता। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, बच्चे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जबकि हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर जो करंट अकाउंट है वो किसके लिए होता है, वो होता है अगर कैपिटल हमारी फिक्स होती, अगर कैपिटल फिक्स होती तो हम लोग करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते, लेकिन क्योंकि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इस वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस बच्चे, तो इसका आंसर हो गया डी। आई होप आपको ये इजीली पता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। At the time of reconstitution of a partnership firm, recording of an unrecorded liability will lead to। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम लोग पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं, किसी भी सूरत में कर रहे हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का हो, एडमिशन हो,
रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जब भी किसी भी वजह से अगर हमारे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो अगर हमें उस केस में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी लाइबिलिटी जो पहले हमने बुक्स में नहीं लिखी थी, अब हमें याद आया, अब हमें पता चला कि वो लाइबिलिटी मिस हो गई थी लिखनी, तो अब क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है बेटा, तो लाइबिलिटी बढ़ना हमेशा नुकसान की बात होती है, ये आपको अच्छे से मालूम है। लाइबिलिटी को बढ़ना हमेशा नुकसान होता है, लेकिन एसेट का बढ़ना फायदे की बात होती है। तो क्योंकि यहां पर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो लॉस हो जाएगा जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे बेटा, तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनके लिए ये नुकसान की बात है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है और इसका यही सही जस्टिफिकेशन है कि जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा पार्टनर्स को उसमें लॉस झेलना पड़ता है। बस बेटा, तो यहां पर इसका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बेटा। E, F and G are partners sharing profit in the ratio of 3:3:2 according to the partnership agreement. G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year and any deficiency on this account is to be personally borne by E. तो यहाँ पर इन तीनों पार्टनर्स में G को गारंटी मिली हुई है कि कम से कम उसको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर किसी साल अगर ये प्रॉफिट पूरा नहीं कैलकुलेट हो पाता है उसके गिवन प्रॉफिट में से, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी, जो भी कम आएगा अमाउंट, वो कौन पे करेगा, वो ई पे करेगा बेटा। तो यहां पर ये टर्म्स लिखी हुई है हमारी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3,12,000। तो यहां पर 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट आया बेटा वो 3,12,000 रुपीस आया। अब हमें ये बताना है कि बी कितने अमाउंट का डेफिशिएंसी बियर करेगा जो कि वो जी को देगा। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जानना पड़ेगा कि इस प्रॉफिट में से जी को एक्चुअल में मिल कितना आ रहा है। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चे यहां पर अगर मैं रफ, देखो ये सारा काम आपको रफ में करना है, तो रफ शीट आपको अपने साथ में जरूर रखनी पड़ेगी। तो यहां पर 9th क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें निकालना है कि जी का शेयर कितना बनने वाला है, और जो मेरा प्रॉफिट गिवन है वो 3,12,000 रुपीज का गिवन है। 3,12,000 रुपीज का मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, जिसमें जो जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है बेटा, जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/8। 2/8 तो इसका मतलब इंटू 2/8 अगर मैं करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जी का कितना शेयर बन रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये अमाउंट आ रहा है 78,000 रुपीज इस प्रॉफिट के हिसाब से उसको शेयर के रूप में मिलेंगे बेटा, जो कि डेफिनेट सी बात है कम है बेटा। इसकी मिनिमम गारंटी कितनी थी, इसकी मिनिमम गारंटी है बेटा 80,000। हमने इसको बोला हुआ है कि इसको मिनिमम 80,000 रुपीज मिलने हैं, जबकि मिल कितने रहे हैं 78,000। तो जो भी डिफरेंस है यहाँ पर, जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो डेफिशिएंसी है बेटा वो 2,000 रुपीज की, यानी 80,000 इसको मिलना था, जिसमें से इसको सिर्फ 78,000 ही कैलकुलेट हो पा रहा है। तो इसका मतलब 2,000 रुपीज की ये जो डेफिशिएंसी है, ये अमाउंट है जो कि ई को बॉर्न करना पड़ेगा और जी को पे करना पड़ेगा। तो बस बच्चे यही हमारा आंसर भी है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 9th का ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें 2,000 रुपीज ई बियर करेगा जी की गारंटी को पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए एडमिशन के टाइम पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। देखो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा 40,000 रुपीज का बैलेंस में। हमारी बैलेंस शीट क्या दिखा रही है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में 40,000 रुपीज पड़ा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से मालूम है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए होता है, कि कल को अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है तो उसको कवर करने के लिए हमने पहले से कुछ रिजर्व बना रखा है। चलिए तो उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है। अब क्लेम आया बेटा, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया, 45,000 रुपीज का क्लेम आ गया। तो यहां पर जो मेरे पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, वो जो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है इस काम के लिए, वो 40,000 रुपीज ही है, जबकि खर्चा कितने का आ गया, नुकसान कितने का हुआ है 45,000 रुपीज का। तो यानी यहां पर मेरे पास 5,000 रुपीज शॉर्ट है बेटा। तो जब भी इस तरह की लाइबिलिटी आती है, कोई क्लेम आता है, तो
अगर आपके पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं होता तो बैलेंस अमाउंट को कौन देगा बेटा? बैलेंस अमाउंट को पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी पार्टनर्स अब हमें यहाँ पर पे करने वाले हैं वो कैसे पे करने वाले? बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जब हम यूज करते हैं तो डेफिनेट सी बात है जो भी हमारा लॉस हो रहा है उस लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं, राइट? ये आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम लोग किसी भी लॉस की बात करते हैं वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से समझ करके रखना है, इसको याद रखना है बेटा कि जब भी कोई लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर ये जो 45,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 45,000 रुपीज देना ही नहीं है। यहाँ पर पार्टनर्स को कितना देना है? बैलेंस अमाउंट देना है। 40,000 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बाकी का 5,000 रुपए जो मुझे शॉर्ट पड़ रहा है वो देना है। तो मेरा आंसर इन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अब यहां पर कौन सा होना चाहिए? क्योंकि यहां पर लॉस है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लॉस के टाइम पर हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है बेटा? ये नॉमिनल नेचर का होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। तो बीइंग ए नॉमिनल नेचर जो भी मेरा लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक लॉस हुआ है 5,000 रुपए का एडिशनल, तो 5,000 रुपीज विल बी डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा सी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। In the absence of partnership deed, a partner is entitled to an interest on the amount of additional capital advanced by him to the firm at the rate of। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको, सिंपल सी बात बोली है कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, खत्म हो गई बात, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनर एंटाइटल है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑन एडिशनल कैपिटल एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म एज अ रेट। क्या वो पार्टनर अगर अपनी एडिशनल कैपिटल लगाता है, क्या उसको मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना, ये मुझे बताना है, और अगर करना है तो कितना करना है, यही तो ऑप्शन है। तो बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, 11th में डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है इंटरेस्ट की, कैपिटल पर इंटरेस्ट की, एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट की, तो मैं उसको कुछ भी पे नहीं करूंगा। तो ये सब परसेंटेजेस गलत हैं, यहां पर हमें किसी को कुछ नहीं देना क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो he is not entitled for any interest on their additional capitals। तो आंसर इज डी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन तो कोई इंटरेस्ट उनको कैपिटल हो चाहे एडिशनल कैपिटल हो, दोनों पर नहीं मिलता है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Revaluation of assets at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from their। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीअसेस करने के लिए बनाते हैं, ताकि जो भी अभी मार्केट वैल्यू है उसमें और हमारी जो वैल्यू दिखाई दे रही है उसमें कितना डिफरेंस है। तो इसका आंसर होगा बेटा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए ही हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को करते हैं। तो चलिए ये भी आंसर बहुत आसान सा था। 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर में पूछ रहा है इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 8 lakhs। हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपए की, एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। देन वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? अब ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला याद होगा तो बेटा इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है गुडविल कितनी होगी। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम गुडविल के फॉर्मूला को याद करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम लोग एवरेज कैपिटल भी बोल सकते हैं बेटा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू फर्म का फॉर्मूला होता है जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, एक्चुअल या फिर इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं, तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो भी आ रहा है उसको 100 अपॉन NRR करते हैं बेटा। तो इससे हमारे पास क्या निकलता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, जी हाँ गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो हो गया 1,80,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन NRR कितना है बेटा, NRR जो कि रेट ऑफ रिटर्न होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज 10%। तो यहाँ पर 10 आ गया बेटा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 18 lakhs, 18 lakhs। तो हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है बेटा, 18 lakhs। तो बस अब मुझे ये यहीं पे लिखनी है। तो 18 लाख रुपीस की अगर हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, उसमें से मुझे माइनस करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमें गिवन है बेटा, ये रहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख रुपीस। तो इसमें से मुझे 8 लाख रुपए को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस का मेरा गुडविल होगा अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जो ए पार्ट है यहाँ पर 13 का 10 लाख रुपीस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी एक्ट 2013 अलाउज फॉर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट पर शेयर कब इशू हो सकते हैं ये हमें बताना है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम लोग एट पार या एट प्रीमियम पर ही शेयर्स को इशू करते हैं, डिस्काउंट पर इशू नहीं करते हैं। तो लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको डिस्काउंट अलाउड है बेटा देना। इशू टू वेंडर्स नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है। पब्लिक को तो बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छे से जानते हैं सिर्फ एट पार और प्रीमियम का ही ऑप्शन है। इशू एज स्वेट इक्विटी, यस बेटा ये हमारा आंसर सही है, इशूड एज स्वेट इक्विटी। अब ये स्वेट इक्विटी होता क्या है, चलो इसको 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कभी आगे और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर सको। देखो बेटा, स्वेट इक्विटी का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो हम लोग अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को देते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को देते हैं डिस्काउंटेड रेट पर, कम रेट्स पर, जो भी उसकी अभी फेस वैल्यू चल रही है, जो भी अब उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, उससे कम रेट्स पर हम अपने एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को वो शेयर्स देते हैं। और किस वजह से दे रहे हैं, किसी सर्विसेज की वजह से, किसी ना किसी अदर देन कैश कंसीडरेशन की वजह से हम उनको कैश के बदले में ये शेयर्स नहीं दे रहे हैं बेटा। जब मैं बात करता हूं स्वेट इक्विटी की, तो हम लोग उसको अदर देन कैश कंसीडरेशन के लिए अगर कुछ शेयर्स डिस्काउंट पर देते हैं तो वो मेरा स्वेट इक्विटी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया स्वेट इक्विटी क्या बोला मैंने। स्वेट इक्विटी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम अपने शेयर्स डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को देते हैं किसी अदर रीजन से, कैश के बदले में नहीं, उसने कुछ सर्विसेज दी होंगी, उसने इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस बियर किए होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। ठीक है, तो उसके बदले में जब हम उनको डिस्काउंटेड रेट पर का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हम उनको कम वैल्यू पर शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, और उनसे कैश भी नहीं ले रहे, अदर देन कैश कंसीडरेशन के हिसाब से दे रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया था उसके बदले में वो शेयर्स दे रहे हैं, तो वो हमारा स्वेट इक्विटी के रूप में आता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, वो भी हम लोग यहाँ साथ साथ समझ लेते हैं, वो होता है ESOP बेटा। ESOP का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी वही बात है। यहां पर क्या होता है, हम यहां पर अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को एक राइट देते हैं बेटा, एक राइट देते हैं। हम लोग उनके लिए मैंडेटरी नहीं कर रहे शेयर्स खरीदो, हम उनको एक राइट देते हैं कि भाई अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो कंपनी के, तो आपको उस पर हम लोग डिस्काउंट दे देंगे। एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे दिया, उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, आपको उस डेट तक शेयर्स को रखना पड़ेगा, उस टाइम तक एक लेना भी पड़ेगा। और
ये आप डिस्काउंटेड रेट पर हमारी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो, क्योंकि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हो और या फिर एम्प्लॉइज हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक राइट है बेटा, यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप लेना चाहो तो आपके पास एक राइट है वो डिस्काउंटेड रेट्स पर उस शेयर्स को लेने का, तो इसे बोलते हैं ईएसओपी। ईएसओपी और स्वेट इक्विटी में क्या डिफरेंस हो गया? ईएसओपी और स्वेट इक्विटी में डिफरेंस ये हो गया कि ईएसओपी में हम लोग कैश के अगेंस्ट में अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पर ये शेयर्स का राइट दे रहे हैं खरीदने का, जबकि स्वेट इक्विटी में हम लोग डिस्काउंटेड रेट पर उनको शेयर्स तो इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कैश नहीं, वो अदर देन कैश कंसीडरेशन के रूप में हम दे रहे हैं। तो यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक्चुअल में स्वेट इक्विटी का एक पार्ट होता है बेटा ईएसओपी। खैर, हमें उतनी ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये एक वाइडर टर्म है, जबकि ये इसका एक पार्ट होता है। खैर, अभी तक के लिए आपको इतना जरूर समझ में आ गया कि स्वेट इक्विटी और ईएसओपी क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है बेटा, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए, अभी यहां के लिए हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। As per section 52 of Company Act 2013, security premium reserve cannot be utilized for, देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर कि किन किन कामों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज नहीं हो सकता। और अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे बेटा, तो इसके ऑप्शंस को पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। जब भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम सिक्योरिटीज में जो भी डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा बेटा, इसका आंसर होगा ए। अगर आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक खोलेंगे तो उस बुक में ये तीनों के तीनों ऑप्शंस लाइन लगा करके दिए हुए हैं कि किस किस वजह से यूज हो सकता है, राइट। तो चलिए, तो यहां पर इसका आंसर हो गया राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। चलिए आगे देखते हैं बेटा, 16th नंबर क्वेश्चन पर, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज व्हाट। नाउ नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है, तो इसमें से हमें बताना है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए। आप याद करें बेटा, अब यहां पर आप एक चीज याद करके देखिए। आपको एक छोटा सा एक एंट्री आपको याद करना पड़ेगा। जब हम लोग किसी को अदर देन कैश कंसीडरेशन शेयर्स इशू करते हैं, किसी वेंडर को जब हम लोग अदर देन कैश कंसीडरेशन ये इशू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी एंट्री को एक बार याद करते हैं। देखो, इस एंट्री को एक बार डिस्कस करते हैं जल्दी से। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले, अगर मान लो मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, मैं किसी का एक बिजनेस खरीदा, तो हमारी एंट्री नॉर्मली क्या होती है, जितने भी हमारे सेंड्री एसेट्स होंगे बेटा वो हमें मिल जाएंगे, तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, राइट, ये हमें मालूम है। इसके साथ साथ यहां पर एक ऑप्शन आता था आपके पास गुडविल का बेटा, गुडविल का मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। ये गुडविल अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करते थे, यहां पर भी ये डेबिट करते थे। 2, जितनी भी उसकी लायबिलिटीज होती थी, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए या बिल्स पेबल्स हो गए, वो हम लोग ले लेते थे, वो भी अब हमारा हो जाता, क्योंकि वो भी उसके बिजनेस का पार्ट था, हम उसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। 2, अब जितना भी पैसा उसको देना बनता है बेटा, उस वेंडर को जितना भी पैसा देना पड़ता है, हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते थे उससे, और ये जो अमाउंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, वो बोलते थे हम लोग परचेज कॉन्सिडरेशन होता था ये, जिसको हम लोग बताते थे कि अब कितना और अमाउंट है जो कि मुझे वेंडर को पे करना पड़ेगा अगर मैं उसकी लायबिलिटीज को भी पे कर रहा हूँ, राइट। तो ये होगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। इसमें अगर कुछ बचता था तो वो कहां पर आता था, वो आता था बेटा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आता था बेटा, वो यहां पर आता था। अब क्या होता था, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा, इन दोनों में से कोई एक आता था, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो बैलेंस यहां बच रहा है या फिर बैलेंस यहां बच रहा है। याद करो, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बेटा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आती है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं,
तो यहाँ पर नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व की बात की गई है, तो इसका मतलब मेरा गुडविल का पार्ट इस क्वेश्चन का नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ये गुडविल नहीं है, बल्कि क्या है, कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना बेटा, अब यहाँ पर जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखो, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाट इज नेट एसेट्स? नेट एसेट्स क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, नेट एसेट्स को नॉर्मल एसेट्स मान लेते हैं। यो उनके लिए सेंड्री एसेट्स और नेट एसेट्स एक ही बात होती है, जो कि गलत है बेटा। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स का मतलब होता है जितने भी हमारे एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स माइनस में जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, नेट एसेट्स आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं इन एसेट्स में से इस लाइबिलिटी को माइनस कर दूं, इन एसेट्स में से इस लाइबिलिटी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट एसेट्स। तो अगर मैं ये करता हूं तो मैं एक इस एंट्री को किस तरह से दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता था नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, जो कि क्या है, हमारी परचेज कॉन्सिडरेशन है, जितना मुझे पैसा उसको देना है, परचेज कॉन्सिडरेशन है बेटा। टू जो भी पैसा मेरे पास एक्सेस बच रहा है वो हम लोग कहाँ डालते हैं बेटा, वो हम लोग डालते हैं परचेज कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो हम लोग डालते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, राइट। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि नेट एसेट्स का मतलब है कि मैंने लाइबिलिटीज को इसमें से एसेट्स कर दिया, क्योंकि मैं लाइबिलिटीज को इसमें से एसेट्स में से माइनस कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ नेट एसेट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी वो काम हो चुका है, राइट। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, अब आगे उसने क्या बोला क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन ने बोला नेट एसेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं कैपिटल रिजर्व तो क्या बचेगा। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं इस नेट एसेट्स में से इस कैपिटल रिजर्व को इस नेट एसेट्स में से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, परचेज कंसीडरेशन, सिर्फ परचेज कंसीडरेशन बच जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है बेटा वो ए है, परचेज कंसीडरेशन। तो आपको पहले ये समझना होगा, आपको ये एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको नेट एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको परचेज कंसीडरेशन क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है आपको इसके बारे में डिटेल अगर अच्छे से पता होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ अदर देन कैश कंसीडरेशन के टॉपिक को पढ़ा होगा, तो इस तरह के आंसर्स को आप इजीली दे पाएंगे बेटा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं बेटा। कल्की एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3 ऑन 1 April 2021 दे एडमिट कौस्तुभ एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशो वाज डिसाइडेड एज 3:1। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है कि एक नया पार्टनर आया है, उसके बाद इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ये हो गया। अभी तक तो इतनी बात बोली गई है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एज 3,60,000, ठीक है जी, गुडविल का भी समझ में आ गया। कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, अब ये अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लेकर के आ पाया, तो अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू कल्की एंड कुमुद अकाउंट विल बी। तो भाई एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ये अमाउंट नहीं भी लाया तो भी तो मुझे कल्की और कुमुद को पैसा देना ही पड़ेगा ना, वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये निकालना है कि कौस्तुभ को कितना वैल्यू लेकर के आना था अपना शेयर ऑफ गुडविल के रूप में। तो बेटा चलो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले कौस्तुभ का जो शेयर होना चाहिए इन गुडविल वो निकालना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट इसको लाना चाहिए था, तो यहाँ पर जो फर्म की गुडविल है वो 3,60,000 रुपीज़ की है, जिसमें कौस्तुभ का शेयर कितना गिवन है बेटा, कौस्तुभ का शेयर अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन में तो कौस्तुभ का शेयर 1 है, 1/6 है बेटा। तो 1/6 के हिसाब से 60,000 रुपीज़ का अमाउंट कौस्तुभ को लाना पड़ेगा अपने गुडविल के शेयर के हिसाब से, ये हमें समझ में आ गया। अब
ये जो अमाउंट है वो लेकर के तो नहीं आया, लेकिन क्या हम इसको फिर भी ओल्ड पार्टनर्स को देंगे या नहीं देंगे? तो जी हाँ, वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से देना पड़ेगा, राइट। ये आपको अच्छे से नियम मालूम है कि हम जितना भी गुडविल उनका बनता है वो उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से दे देते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल की। तो कल की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कल्कि का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो कैसे निकालेंगे, इसका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है बेटा, ओल्ड रेशियो गिवन है 5/8, 5/8 जो कि इनका ओल्ड रेशियो था। इसमें से माइनस कर देंगे जो अब इनका न्यू रेशियो होने वाला है 3/6 बस। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 48, 6 5 30 माइनस 8 3 24, दैट इज 6/48। इसी तरह से कुमुद का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कुमुद का जो ओल्ड रेशियो था बेटा वो 3/8 था, माइनस में जो इसका न्यू रेशियो था वो 2/6 है बेटा। तो बस अब इसको भी आप सॉल्व कर लें तो 48, 6 3 18 माइनस 8 2 16, दैट इज 2/48, यानी इनका अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखूं तो 6:2 और 3:1, ये हमारा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बेटा, ठीक। अब देखो, अब कल्कि को कितना मिलना चाहिए। अब यहां पर कल्कि शेयर, जो कल्कि का जो शेयर होगा इन गुडविल एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा ये 60,000 रुपीज जो उसको लाना था उसमें 3/4, ये कल्कि का शेयर 3/4 होगा, यानी 45,000 तो कल्कि को लेकर के आना था। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं 45,000 रुपीज कल्कि का है, तो एक ही जगह पर 45,000 आ रहा है, तो मुझे आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही स्ट्रेट अवे मुझे आंसर मिल गया कि ये डी ऑप्शन होगा इसका। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो 15,000 रुपीज आएगा अगले कुमुद का। तो कुमुद का जो शेयर इन गुडविल एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो 60,000 इंटू 1/4, दैट इज 15,000 ही होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो डी होगा बेटा, बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। If Shrikant's share of profit at the end of the year amounted to 1,50,000, what will be the Sarvesh share of profit? तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर हमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तीनों पार्टनर्स का, और हमें बोला कि अगर ये श्रीनिकेतन, इस श्रीनिकेतन को अपने प्रॉफिट में से 1,50,000 रुपीज मिलता है, अगर उसको अपने प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से 1,50,000 रुपीज मिलता है, तो सर्वेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा हमें ये बताना है। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो मुझे पहले फर्म का जो टोटल प्रॉफिट आया था, जो नेट प्रॉफिट आया था, पहले मुझे उस नेट प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्रीनिकेतन ही है शायद, श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है बेटा वो है 1,50,000 रुपीज़ का, ये तो हमें गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है कि अब इस फर्म का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना आया था बेटा। तो नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पार्टनर का तो शेयर पता है कि 1,50,000 रुपीज़ था, और इसका आपको शेयरिंग रेशियो भी मालूम है बेटा। तो श्रीनिकेतन का शेयरिंग रेशियो कितना था, श्रीनिकेतन का रेशियो था 3/10। तो जब भी अगर मुझे फर्म की कैपिटल निकालनी हो तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 10/3 कर दूंगा उसको, 10/3। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि 5 लाख रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट रहा होगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, सॉल्व करके देख लो आप, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और 5 लाख रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट में से अब सर्वेश का आप इजीली निकाल सकते हो। तो सर्वेश शेयर जो होगा वो कितना होगा, 5 लाख इंटू, अब सर्वेश का शेयर कितना था बेटा, सर्वेश का शेयर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सर्वेश का शेयर था 5/10।
5/10 यानी जस्ट हाफ हो गया इसका, तो 2,50,000। तो 2,50,000 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा इसका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमने अब इस सैंपल पेपर का पार्ट 1 का सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है बेटा। अब अगले सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आप काम करना शुरू कर दीजिए और यही हमारा पेपर का पैटर्न होने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।